नमस्कार, मैं आस्था टाटिया ईटीवी राजस्थान की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूं जनमंच कार्यक्रम में। चेन्नई में मूसलाधार वर्षा हुई, 100 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जून 2013 में उत्तराखंड में बाढ़ से त्रासदी हुई, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। ऐसी कई घटनाएं न सिर्फ देश में विदेश में भी हो रही हैं। क्या कारण है? कहीं ये इशारा तो नहीं है कि पर्यावरण के हालात अब बिगड़ रहे हैं और उसकी वजह से ये सब हो रहा है? आज हम चर्चा करेंगे क्लाइमेट चेंज पर ही। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ खास मेहमान। आप सभी का स्वागत है और स्वागत है हमारी जनता का। प्रोफेसर खान, आपसे शुरुआत करूंगी। ये जो इतने ड्रास्टिक चीज़ें हो रही हैं, बारिश, सूखे, इन सब की जो ये हमें कंडीशंस का, एक्सट्रीम कंडीशंस का सामना करना पड़ रहा है, कई सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। पर आप क्या कहना चाहेंगे? चेन्नई और उत्तराखंड तो हाल ही में एक चीज़ें हुई हैं, बट बहुत से ऐसी चीज़ें हो रही हैं ना सिर्फ देश में, विदेश में भी। जो सोर्सेज हैं हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के, वो तो बेतहाशा बढ़ते चले जा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने वाली जो मैकेनिज्म है वो घटता जा रहा है। यानी कि हमारे पास जो हरे पेड़ पौधे हैं उनकी संख्या बेतहाशा कम होती जा रही है। तो ये जो सबसे पहला समझने की बात है कि हमारी जो बैलेंस है यानी कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स और कार्बन डाइऑक्साइड के एब्जॉर्ब करने वाले दोनों के अंदर जो प्राकृतिक बैलेंस था वो मानव ने ध्वस्त कर दिया है। जो बड़ी एक लड़ाई होती है वो डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस के बीच में होती है इस कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को लेकर के। डेवलप्ड कंट्रीज चाह रही हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कम किया जाए, लेकिन अगर ऐसा होता है तो डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, जिसमें इंडिया भी आता है, चाइना आता है, वो कहीं ना कहीं बैक सीट पर हो जाएंगी। और बिकॉज वो डेवलप कर रही हैं तो एमिशंस हम बिल्कुल बंद तो नहीं हो सकते, एमिशंस होंगे ही, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कार्बन स्पेस स्टेक पर है, वो कम हो जाएगी। क्या कहेंगे आप? कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अगर हम स्केलिंग करें तो हम चौथे या पाँचवें स्तर पे आते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। और अगर हम इसको पर कैपिटा के हिसाब से चलें तो अभी हम बहुत पीछे हैं, 150वां देश पर आते हैं हम लोग। तो हमारी जनसंख्या को लेकर के अगर और उसकी ज़रूरतों को देखें तो ज़रूरत पूरी करने के लिए अभी हमें बहुत सारा डेवलपमेंट करना है। अभी हमारे बहुत से शहर और बहुत से गांव और कस्बे ऐसे हैं जिसके अंदर के हमने अभी इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई नहीं है। हमारा अनुमान ये है कि पिछले 10,000 साल में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा नहीं हो पाई उतनी पिछले 100 साल में और 50 साल के अंदर अंदर, और अब जो बढ़ोतरी हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की वो और ज़्यादा। यानी हमारे पास में अगर आप डाटा देखें, दिल्ली के अंदर 1500 रजिस्ट्रेशन गाड़ियों का रोज़मर्रा हो रहा है और एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड घटानी, तो हमें अंदर अपने जो हमारी जो जनता है हमारी, उसको हमें ये समझाना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हम पैदा कर रहे हैं उसको कंट्रोल करना डेफिनेटली हमारे लिए आवश्यक है। मैं यहाँ पे एक बार लक्ष्मीकांत जी के पास आना चाहूँगी कि जो बात अभी प्रोफेसर खान से भी की और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी कहा था कि हम डेवलपमेंट के साथ साथ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी, दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चल रहे हैं। क्या कहेंगे आप? अगर मैं राजस्थान सरकार की बात करूं और राजस्थान के लेवल पर अगर ये बात करूं, प्रदूषण जिस स्तर से बढ़ रहा है उन कारखानों दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि अपने प्रदूषण रोकथाम करें और रोकथाम करने के पश्चात उनके ऊपर इस तरीके का भी हम मापदंड तय करने जा रही है सरकार कि वह अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर सके जिससे पर्यावरण प्रदूषित होने से बच सके। साथ ही चूँकि हमारी सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि प्रदूषण कैसे कंट्रोल हो, इस दिशा में हम कठोर कदम उठाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। चाहे वन संरक्षण की बात करें हम, तो वन संरक्षण की नीति हमने बनाने का प्रयास किया और वनों को बड़ी तेजी से वनों को कटने से हम रोकने का हम प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक वृक्षारोपण की बात है, सरकार इसके प्रति बहुत गंभीर है। जहाँ तक राजस्थान की बात है, सौर ऊर्जा पर भी राजस्थान का पूरा ध्यान है। सौर ऊर्जा के माध्यम से हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं, ऐसा हम जानते हैं। इस निश्चित पर राजस्थान सरकार यहाँ पर आने वाले रेत के धोरों के अंदर बिजली उत्पादन करने का लगातार प्रयास कर रही है। उसका सकुत परिणाम हमारे पास निश्चित रूप सामने आने वाला है। उसके प्रयासों से मैं मान के चलता हूँ कि राजस्थान में जो पर्यावरण दूषित हो रहा है वह उसमें बहुत तेजी से रोकथाम होगी। अर्षा जी, जयराम रमेश जी जो पूर्व पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने ऐसा कहा था कि एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट ये कॉन्फ्लिक्ट में है, आपस दोनों साथ में नहीं चल सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रयास उस दिशा में है, या जो सरकार है वो ये कहती है कि ये दोनों चीज़ें साथ में चल रही हैं और इसके टुवर्ड्स प्रयास भी कर रही हैं। जैसे कि अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने जो पूरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें एक कंपटीशन की बात की है कि सभी लोग जो हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट्स अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करने के दिशा में काम करें और फिर रिवॉर्ड किया जाएगा या अवार्ड दिया जाएगा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे जो डिस्ट्रिक्ट सबसे ऊपर आता है
और कई सारे इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? जयराम रमेश बिल्कुल सही कह रहे थे कि जब हम इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की बात करते हैं उस समय हम डेवलपमेंट को जब जोड़ते हैं तो दोनों में कंट्रोवर्सी या कॉन्फ्लिक्ट होना स्वाभाविक है, क्योंकि यदि आप विकास की बात करते हो, विकास का सीधा सा मतलब ये है कि आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करेंगे, आप उस चीज़ को प्रमोट करेंगे जो कार्बन एमिशन के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। आज जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस या इंटरनेशनल फोरम पे जो चर्चा हो रही है उसमें सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी क्या है? जो डेवलप्ड नेशन है, जो आपने शुरुआत की, वो ये चाहते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है कार्बन एमिशन पे कंट्रोल करें, क्योंकि उन्हें जो डेवलपमेंट करना था वो कर चुके हैं और सारे जो एमिशंस हैं वो सब डेवलपिंग कंट्रीज़ पर लागू करना चाहते हैं। तो वहाँ सबसे बड़ी आपत्ति, चाहे हम शासन में रहे हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट इंडिया में रही हो या चाइना में रही हो, तो वो ये कहते हैं कि आप अपनी की हुई इस गंदगी को या इस एनवायरमेंटल डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीशन और ये जितनी भी ग्लोबल वार्मिंग है उसको हम पर थोपना चाहते हैं, तो फिर इसका कंट्रीब्यूशन जो होना चाहिए इसके कंजर्वेशन के लिए, उसके लिए पैसा आप दीजिए। तो वहाँ आकर के बात तो बनती है लेकिन पैसा नहीं दिया जाता, सिर्फ एक चर्चा होकर के ख़त्म हो जाता है। आपने कहा कि चेन्नई की बाढ़ हो या मुंबई की बाढ़ हो या उत्तराखंड की त्रासदी हो, देखिए ऐसा नहीं कि चेन्नई में अभी बाढ़ आई है, 100 वर्षों पहले भी आई थी। लेकिन सबसे बड़ी विपदा ये है कि हम जब प्लानिंग करते हैं, अर्बन प्लानिंग जिसको बोलते हैं, उसमें हम नियोजन की जगह अनियोजित प्लानिंग करते हैं, अनप्लान डेवलपमेंट होता है। उसमें आप देखें तो एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, जब हम किसी भी अर्बन एरिया का डेवलपमेंट करते हैं, जो एजेंसी उसके लिए जिम्मेदार है, चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो या कोई अथॉरिटी और नोडल एजेंसी के रूप में, तो वहाँ पर जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उस प्लान डेवलपमेंट में वो एक ऐसी भूमिका निभाएं जिसमें कि ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर हो, सीवरेज सिस्टम प्रॉपर हो। लेकिन होता क्या है कि जनता के प्रेशर में आकर एक छोटा सा एक फार्मूला होता है कि जो सड़क बनेगी उसमें केम्बर होना चाहिए, ढलान होना चाहिए, जब पानी आए तो वो वहाँ से फ्लो कर जाए। जनमंच पर हम चर्चा जारी रखेंगे, अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सूरज जी, आपसे बात करना चाहूँगी कि जो भी हम ये चर्चा कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की जो हम बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा असर अगर हम देखें सीधे गांव वाले जो हुए, गांव में जो रहते हैं लोग या जो किसान हैं उन पर होता है, क्योंकि शहरों में कहीं ना कहीं फिर भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। गर्मी ज़्यादा हुई एसी चल जाएगा, ठंड हुई हीटर चला लेंगे, किसी ना किसी तरह से टैकल हो जाएगा। गांव वाले जो हैं वो इसका ज़्यादा शिकार होते हैं, क्या कहेंगे? गए साल दिसंबर में 38 डिग्री टेम्परेचर था उनियारा में, और उसका परिणाम ये हुआ कि कई बीघा ज़मीनों की गेहूं की फसलें सूख गई और वो प्री मेच्योर हो गई। परिणाम ये हुआ कि उन किसानों की, पूरे उनियारा ब्लॉक में किसानों को गेहूं की फसल नहीं मिली। ये पहला उदाहरण है हमारे राजस्थान में कि जलवायु परिवर्तन का स्पष्ट प्रभाव हमारे किसानों पर पड़ा, उनके आंसू किसी को नहीं दिखते। नंबर 2, हमारे राजस्थान में देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। मैडम, आपको जानकर आश्चर्य होगा, जलवायु परिवर्तन के कारण जो 7 नदियाँ सामर झील में आती हैं, वो सारी की सारी नदियाँ अधिक तापमान के कारण और दूसरे प्राकृतिक अवरोधों के कारण समाप्त हो गई है। तीसरा सबसे बड़ा उदाहरण है, पिछले 15 सालों में भरतपुर में बाढ़ नहीं आई, जैसलमेर में बाढ़ आ रही है। ये सबसे बड़ा उदाहरण है जलवायु परिवर्तन का। भरतपुर नेशनल पार्क में पिछले 3 सालों से पानी नहीं आ रहा है, तापमान बहुत अधिक रहता है। परिणाम ये कि जो पक्षी जीवन वहाँ का था वो हमारे जलवायु परिवर्तन के जो विद्रूप रूप हैं या उनका क्या प्रभाव हो रहा है उसके साफ दृष्टिगोचर होता है। जैसलमेर में अभी भी कई जगह ऐसी है कि जहाँ बहुत अधिक हरियाली का विस्तार हो रहा है, क्योंकि वहाँ मॉइस्चर बहुत डेवलप हो रहा है, वहाँ बारिश बहुत पिछले 4-5 सालों से हो रही है। दूसरी ओर हमारे जो पूर्वी राजस्थान है, वहाँ आप देखिए जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र था वो धीरे धीरे सूखे में बदलता जा रहा है। परिणाम ये है कि जहाँ जो फसलें उगती थी ट्रेडिशनली, 1901 में जो फसलें उगती थी, आज 2001 के अंदर वो फसलें उस एरिया में नहीं उगती है। इसके काफ़ी रिसर्च पेपर आते जा रहे। ये मोटा मोटा उदाहरण है, लेकिन ये हमारे शासनकर्ताओं को या हमारे जो नीति नियोक्ता उनको नज़र नहीं आता। भाजपा के मित्र ने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का जिक्र किया, विजन की बात की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन महोदय कृपया ये तो देख लीजिए, आपके सरकार के सचिवालय के पर्यावरण विभाग के गलियारे में 4 साल से स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज पड़ा हुआ है, टाइप किया हुआ पड़ा हुआ है। कई वैज्ञानिकों की मेहनत और मदद से वो स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज पड़ा हुआ है।
टाइप होकर के उसे प्रिंट कराने की, उस पर एक्शन करने की किसी को फुर्सत तक नहीं है। हमारे नेताओं ने वो दस्तावेज नहीं पढ़ा है। आप क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। जी, मैं लक्ष्मीकांत जी से यहाँ पे बात करना चाहूँगी। लक्ष्मीकांत जी, कई सारे जो सूरज जी ने कहा उसके आगे भी मैं कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो प्रपोज्ड थे, इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स, जैसे आपका पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग, साइकिल रिक्शा कॉरिडोर, पॉड कार स्कीम जो थी, और अभी इवन जो हम रिंग रोड की जो बात कर रहे थे ट्रैफिक डीकंजेस्ट करने के लिए, ये सब बहुत या तो आगे कुछ बढ़े ही नहीं है या स्नेल पेस पे चल रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, क्या कहें? माननीय मुख्यमंत्री जी आने के बाद उस पर लगातार काम करने का प्रयास किया और रिंग रोड की परियोजना साकार रूप लेने जा रही है। निश्चित रूप से जयपुर जनता के साथ राजस्थान की जनता को उसका फायदा मिलने वाला है और उसका बहुत बड़ा फायदा राजस्थान की जनता लेगी। उससे शायद जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा शहर की ओर बढ़ती है वो उसमें कम होने का प्रयास मात्र होगा। ज़्यादा साइकिलिंग की बात, उस पर सरकार का काम चल रहा है। पिछला एक जो वर्ष हमारा लगातार गया उसके बारे में मैं कह सकता हूँ कि चुनावी वर्ष के रूप में चला गया और सरकार को काम करने का पूरा मौका नहीं मिल पाया, लेकिन लगातार इस वर्ष पर सरकार इन सभी परियोजनाओं पर ध्यान देने जा रही है और निश्चित मान के चलिए आने वाले वर्षों के अंदर ये सभी सपने साकार होते दिखाई देंगे और माननीय मुख्यमंत्री का विजन स्वच्छ और सुंदर राजस्थान, सुरक्षित राजस्थान, पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित राजस्थान होगा, हरा भरा राजस्थान होगा। सुनीत जी, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने फ्रेंच प्रेसिडेंट के साथ में इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है क्लाइमेट समिट की साइडलाइंस पे। उसी को आगे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी अभी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए उसको टैप करना, और साथ ही में कंजर्वेशन की अगर हम बात करें, एनर्जी कंजर्वेशन, मैं आपसे चाहूँगी इन दोनों के बारे में आप थोड़ा हमें बताएं। चूँकि ऊर्जा एक ऐसा मानक हो गया है, एक ऐसा पैरामीटर हो गया है कि जिससे डेवलपमेंट या प्रगति का जो सूचक कहलाता है कि आज हम मान लीजिए हम अमेरिका को कहते हैं तो वहाँ पर यूनिट अगर कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है, तो वो सबसे ऊपर है। आज उनके कंपैरिजन में हम, जैसा कि खान साहब ने बताया कि हम आज 150वीं रैंक पे आ रहे हैं, तो ये एक प्रगति का सूचक है ऊर्जा जो है, ऊर्जा का उपभोग। तो हमारा ये मानना है कि ये चीज़ ऊर्जा का उपभोग तो चूँकि डेवलपिंग कंट्री हैं हम, तो हमें तो ऊर्जा का उपभोग तो करना ही पड़ेगा, डेवलपमेंट के साथ रिलेटेड है ये। पर हमारा ये कहना है कि जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये एक ऐसे स्रोत हैं कि जिनको हमें अक्षय रूप से ये मिल रहे हैं प्रकृति की तरफ से, तो हम उसका अधिक से अधिक उपभोग करके हमारी ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करें। तो इसके तहत अभी तक हम लोगों ने करीब 1264 मेगावाट तो सोलर एनर्जी का एस्टेब्लिश यहाँ हो चुका है अभी, और आगे का कार्य अभी जारी है। विंड में भी हम करीब 3780 मेगावाट अब तक यहाँ पे पश्चिमी राजस्थान में लगा चुके हैं, और उससे बिजली की आपूर्ति जो है वो विभिन्न जो डिस्कॉम की ग्रिड्स हैं उनको की जा रही है। इसके अलावा बायोमास बेस्ड भी पावर प्लांट्स यहाँ पे 114 मेगावाट के लगे हुए हैं जो कि हमें ऊर्जा की पूर्ति करने में हेल्प कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का देखते हैं तो करीब मोर देन 25% हम लोग भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसमें इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के हिसाब से। जैसे करीब 16,000 मेगावाट टोटल है, उसके अंदर से हम लोग मोर देन 4,000 मेगावाट का हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है। तो दैट इज़ ए गुड थिंग, और हमें समय के साथ में इसको आगे बढ़ाना है और भी, और उम्मीद करते हैं आगे बढ़ेगा। दूसरा हमारा एक सबसे बड़ा जो कहना है वो ये है कि जो ऊर्जा हम कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी के रूप में उपभोग कर रहे हैं उसको हम इस तरीके से यूज़ करें कि हम उसका वेस्टेज ना करें कम से कम, और वेस्टेज ना करके और उसका एफिशिएंसी से यूज़ करें, दक्षता से उपयोग करें। जनमंच पर हम चर्चा जारी रखेंगे, अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। डॉक्टर मीना, सेंटर ने अभी जो स्टैटिस्टिक्स रिलीज़ किए हैं क्लाइमेट चेंज को लेके, उसमें राजस्थान टॉप 6 स्टेट्स में आता है हैजार्डस वेस्ट जनरेशन में। अगर हम म्यूनिसिपल वेस्ट की बात करें तो भी प्रोडक्शन, कलेक्शन, ट्रीटमेंट का जो है बहुत ही बुरी स्थिति है, और स्विच जनरेशन और ट्रीटमेंट की भी हालत काफ़ी ख़राब है। और आई थिंक ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है अगर हम जहाँ पोल्यूशन की बात करते हैं और क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। क्या कहेंगे आप? दुनिया में CO2 प्रोडक्शन कोई अननेचुरल प्रोसेस नहीं है। करोड़ों सालों से दुनिया चल रही है, करोड़ों सालों से हर प्राणी CO2 का जनरेशन भी कर रहा है, और प्रकृति उसका अपने हिसाब से उसका संपादन, डिस्पोजल भी उसका कर रही है। तो CO2 प्रोडक्शन के अंदर दो चीज़ है, एक आवश्यकता है, एक आदत है।
मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, जो भी इस चैनल को देख रहे हो वो लोग इस बात को सोचें कि जो व्हीकल आप दे रहे हैं वो आदमी की आवश्यकता के अनुसार दे रहे हैं कि ज्यादा दे रहे हैं। आदमी का जिस तरह से दुनिया भर के कार्ड बन रहे हैं उस तरह से कार्ड इस तरह का हो जिसमें वो कितनी सारी CO2 या कितना सारा ऐसा एयर पोल्यूशन, कितना पोल्यूशन है जो वो इन्वायरमेंट में अपनी तरफ से दे रहा है। CO2 प्रोडक्शन के अंदर ऑन एवरेज एक आदमी 7 से 8 टन CO2 हर साल में देता है, वो देगा, उसको आप रोक नहीं सकते, क्योंकि जीवन चलेगा तो CO2 का प्रोडक्शन होगा। तो एक तो ये चीज है। दूसरी बात क्या है, इसका समाधान क्या है? इसका समाधान यह है कि जो पौधे आपका CO2 का यूज करते हैं उनका प्लांटेशन बनाओ, तो ये आपका CO2 का समाधान हो गया। डेवलपमेंट जहां की बात है तो डेवलपमेंट बहुत आवश्यक है, जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो मेरा ये निवेदन है कि एनर्जी तो पैदा करो पर इको फ्रेंडली करो। अब इको फ्रेंडली जितनी भी सारी एनर्जी है जिसके अंदर CO2 का प्रोडक्शन कम है, जिसके अंदर कोयले का यूटिलाइजेशन कम है, लाइक आपका सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी, इनका आप काम लो ताकि वो इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली टर्म को जब तक आप सही तरह से काम में लेंगे तब तक ही आप पर्यावरण को बचा सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं उसके नुकसान की। जलवायु परिवर्तन के अंदर सबसे पहला और आखिरी नुकसान है वो व्यक्ति विशेष को होता है, एक जीव मात्र को होता है, क्योंकि इससे देर सवेर या तो बीमारी पैदा होगी या माल न्यूट्रिशन होंगे, जितने भी सारे कॉम्प्लिकेशन होंगे एक आदमी के शरीर पे ही होंगे, जानवर पे भी होंगे, सब पे होंगे। तो जीव मात्र पे इसका सबसे ज्यादा दुष्परिणाम है। अब मैं आस्था जी की उस बात पे आ जाता हूँ सेग्रीगेशन की। तो सेग्रीगेशन का जो पार्ट है, सेग्रीगेशन बहुत कम लोगों को, एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था उसमें एक कहा था कि यार एक कचरे को दूसरी जगह पटक दिया, उसको कोई समाधान नहीं है। समाधान यह है, एक 3-4 तरह के कचरे होते हैं। एक ऐसे इको फ्रेंडली है, भाई इतने सालों से दुनिया में लोग पैदा हो रहे हैं, मलमूत्र भी जा रहे हैं, मर भी रहे हैं, पर धरती पे कोई इकट्ठा नहीं हुआ क्योंकि एनवायरनमेंट में कैपेसिटी हो उसको डिकम्पोज करने की। तो वो जो चीजें हैं वो वातावरण में अपने आप समाहित हो रही है। तो सेग्रीगेशन पार्ट है, लाइक इतनी सारी सब्जियां होती है, इसके ऑर्गेनिक खाद क्यों नहीं बन सकती? जितना भी सारा आपकी सब्जियां वेस्ट मटेरियल है, जो ऐसा मटेरियल है जो प्रकृति में मिल सकता है, उसका आप खाद बनाओ। जैसे आपका प्लास्टिक बैग्स है, उसके लिए आप नई सड़क बनाने के काम चल रहा था, उसका मटेरियल बनाओ। जो आपका हैवी मेटल्स है, लाइक बैटरीज है, मरकरी है, दुनिया भर का है, उसका, और हैवी केमिकल्स है, जो डेंजरस केमिकल्स है, उनका आप अलग से डिस्पोजल करो। मैं सूरज सोनी जी से बात करना चाहूँगी। अगर हम जयपुर की बात करें तो कोई भी ऐसा स्पॉट नहीं है, अभी अगर हम PM 2.5 की बात करें लेवल की, या PM 10 की बात करें, पोल्यूशन फ्री कोई स्पॉट नहीं है। जो 6 जगहों पे मापा जाता है वहाँ पे नहीं है। कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है हमारे, जैसे अगर हम बीजिंग की बात करें या हम सिंगापुर की बात करें जहाँ पे अलर्ट सिस्टम है, हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो हम भले ही सीवियर कैटेगरी में हैं जहाँ तक पोल्यूशन की बात है, लेकिन सिटीजन्स को, पब्लिक को ये बताने का कोई तरीका नहीं है कि हम इस लेवल पर पहुंच चुके हैं और उन्हें अपने आप को कैसे बचाना चाहिए। क्या कहेंगे इस बारे में आप? आदमी अपने जीवन में पेड़ एक लगाता नहीं है और अपने जीवन मृत्यु तक 6 पेड़ों को वो लेकर के जाता है। जितनी एनर्जी आज हम जो संसाधन है उनके भरोसे बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे जो विकास, सतत विकास है, उसको हम भूले बैठे हैं। ठीक है, विकास होना चाहिए, अभ्युदय होना चाहिए देश के लिए, लेकिन सतत विकास की जो प्रक्रिया जो हमारे ऋषि ऋग्वेद में भी देते हैं, विंड एनर्जी की बात की जा रही है, सोलर एनर्जी की बात की जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि ऋग्वेद में हजारों साल पहले इनका वर्णन हो चुका है। तो आज हम परंपरागत हमारे जो स्रोत है इनको लेकर के चलें तो मैं समझता हूँ कि समाज का भला होगा। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? विज्ञान है एक वरदान, इसे अभिश्राप मत बनाओ। विज्ञान है हमारा दास, इसे बाप मत बनाओ। कहीं विज्ञान ने जहां हमारे जीवन को सरल किया है, लेकिन तकनीकी और विज्ञान के अंधा अनुकरण से आज प्रकृति इस आयाम पे आई है कि जिस तरह के संकेत, विभिन्न प्रकार की त्रासदियाँ आ रही हैं, वो संकेत मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब पहल हमें खुद से शुरुआत करनी होगी। और जिस तरह से कंक्रीट के जंगल शहरों में बसाए जा रहे हैं, जंगलों को कम किया जा रहा है, हमारी जीवन शैली इस तरह से शहरीकरण की तरफ और पाश्चात्य अंधानुकरण के कारण कहीं ना कहीं हम अपनी विरासत को पर्यावरण से भूल चुके हैं। इसलिए हम पहल खुद करें और वापस जो हमारा परिवेश था उसी तरह हम लौटें। कि जितने अपने राजमार्ग बनाए गए हैं उन पे हजारों पेड़ काटे गए हैं, और जबकि वास्तविकता है कि वहाँ पे पेड़ के नाम पे झाड़ियाँ लगाई गई है। अगर अपन उन राजमार्गों पे पेड़ जो हटाए गए हैं डेवलपमेंट के कारण, उनको वापस अभी निर्णय लें कि अपन जितनी जल्दी हो सके वो लगाएं, तो हो सकता है अपनी पीढ़ियाँ अपन को धन्यवाद देगी। पर्यावरण प्रदूषण में पॉलीथीन मुख्य कारण है, जबकि राजस्थान सरकार एक बार प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाकर भूल गई है। जैसे हर आम दुकानों पे, आज ठेलों पे पॉलीथीन मिलती है। इसका क्या कारण है कि राजस्थान सरकार उस पर ध्यान ही नहीं देती? ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण है पेड़ों की कटाई और ज़मीन की खुदाई। सबसे बड़ी बात हर इंसान की जो समझ में आ जाएगा कि पेड़ कितना इम्पोर्टेंट है उसके जीवन के लिए, और उनका संचय करना अपने जीवन में
कितना इंपॉर्टेंट है, तो मेरे हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या खत्म हो जाएगी। देखिए, सभी लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। अभी आपने देखा कि कुछ दिनों पहले एक रिसर्जेंट राजस्थान नाम से एक प्रोग्राम हुआ था, तो जो चाहिए था वो 10 दिन के अंदर हो गया। नई रोड बन गई, नए पेड़ पौधे लगे, गमले लग गए, सब कुछ हो गया। इसी तरीके से सबको मिलके इसके ऊपर सोचना पड़ेगा, और जब तक ऊपर का बैठा मुखिया और उसके नीचे बैठे उसके सलाहकार जब तक इस तरीके से काम नहीं करेंगे, जब तक ये चीज़ें नहीं रुकेगी और बंद नहीं होगी। और आगे आप देख रहे हो, जैसे जश्न पे काम चल रहे हैं, 19-20 का हुआ, एक 13 तारीख का भी जश्न हुआ, सारे जश्न चल रहे हैं। इसी प्रकार से एक पर्यावरण के नाम पे एक मुहिम बनानी पड़ेगी, जिसमें मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग करे। जिस प्रकार से रोडों पे मॉनिटरिंग हो रही थी, रिसर्जेंट की हो रही थी, उसी तरीके से खुद मॉनिटरिंग करे, तब जाके कहीं हल निकलेगा। बाकी चर्चा ही करते रहे, हल नहीं निकल पाएगा। आजकल एक चीज़ देखने को मिलती है, जो कचरा पात्र हैं वहाँ उसमें लोग आग लगा देते हैं, जो निगम को चाहे किसी भी चीज़ को, तो वो धुआं भी एक जाके क्लाइमेट को चेंज करता है। और इसी के कारण आज हमारे जो जगह जगह पेड़ भी नहीं है, तो हम चाहते हैं कि सब इंसान को एक पहल करनी चाहिए कि अपने जीवन में कम से कम साल में 10 पेड़ तो लगाना चाहिए, और अपने साथियों को सबको मिलकर भी उसके बारे में जानकारी देनी चाहिए, ताकि इस क्लाइमेट को अपन रोक सकें। आज जो हमने जिस मुद्दे पर चर्चा की है, क्लाइमेट चेंज, उसे अब हम एक सीजनल हैजार्ड के रूप में नहीं ले सकते। चाहे पोल्यूशन की बात करें, अगर ये एक नेशनल इमरजेंसी है, तो अपने लेवल पर सरकार जो करेगी, जो पॉलिसी बनेगी, वो एक एस्पेक्ट है। लेकिन अगर हम राजस्थान की बात करें या हम अपने लेवल पर बात करें, तो बहुत ज़रूरी है कि ग्रीनरी की जो एक हमने बात की है, पेड़ों की बात की है, जो कि क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन रुक नहीं सकता, जैसा डॉक्टर मीना ने भी कहा। और डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, तो कार्बन डाइऑक्साइड, इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, वो चलता रहेगा एमिशन। लेकिन उसको कैसे कंट्रोल करना, आवश्यकता हो उतना ही एमिशन हो, उसके लिए ये ज़रूरी है कि जो एक नेचुरल मैकेनिज्म है, जिसके तहत पेड़ लगाए जाने चाहिए, और जो पेड़ कट रहे हैं उनको रोका जाना चाहिए। क्रॉप बर्निंग, इस तरह की जो चीज़ें हैं, उन पर लॉज ऑलरेडी हैं, पर कहीं ना कहीं एनफोर्समेंट की कमी है, इम्प्लीमेंटेशन की कमी है, उसे किया जाना चाहिए। वेस्ट की जो हमने बात की है, वेस्ट डिस्पोजल हुआ, वो चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। एनर्जी कंजर्वेशन हुआ, ये सब चीज़ें अगर हम अपने लेवल पर जो कर सकते हैं वो करें। और साथ में सरकार के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पॉलिसीज़ एक चीज़ है, लेकिन जो एक अलर्ट सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, उसको आसान, मतलब एक अर्बनाइजेशन की भी हम बात करें, शहरीकरण हो रहा है, लेकिन वो अनप्लान्ड तरीके से हो रहा है, वाटर बॉडीज़ ख़त्म की जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है चेन्नई और उत्तराखंड जैसे किस्से और होते रहेंगे। बहुत ज़रूरी है हम इस चीज़ को समझें और इसको अपने लेवल पर टैकल करें। जनमंच पर आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।